चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करें सेक्शन 163। तो सेक्शन 163 दिस इज इन रिगार्ड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरह से शेयर होल्डर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करता है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात, जब भी हम किसी भी कंपनी में डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो हमने एक प्रोविजन पढ़ा था कि कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। तो जिन भी लोगों के पास मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होगा हमेशा वो ही लोग अपनी मनमानी चलाएंगे, है ना। उनको किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है करवा देंगे, नहीं करवाना है नहीं करवाएंगे, है ना, वोटेड अगेंस्ट कर देंगे। तो बाकी जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव कभी बोर्ड में आ ही नहीं पाएगा। तो उसका एक सॉल्यूशन भी निकला था, SSD सेक्शन 151। तो वहां पे स्मॉल शेयर होल्डर, लेकिन पहली बात वहां पे एक प्रॉब्लम क्या था कि वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल था, अनलिस्टेड कंपनी के लिए वो प्रोविजन था ही नहीं। सेकेंडली वो राइट सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर्स का राइट था, मतलब जिनके पास 20,000 रुपए तक के शेयर है सिर्फ उनका राइट था। अब गलती से किसी का 25,000, 30,000, 50,000 के शेयर हैं तो अगेन उसके पास वो राइट नहीं था। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, किस तरह से लोगों का एटलीस्ट वन रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में अपॉइंट किया जा सके, उसका सोल्यूशन है सेक्शन 163। अब सेक्शन 163 में किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाता है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रही हूं, फिर उसके बाद इसका प्रोविजन हम लोग देखेंगे। यहां पे अलग अलग तरीके से वोटिंग मैनर होते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव वोटिंग, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस तरह से अलग अलग तरीकों से यहां पे वोटिंग कराया जाता है। अब ये क्यूमुलेटिव वोटिंग क्या होती है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड और उस कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जिनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अलग अलग है, किसी ने 2%, किसी ने 1%, किसी ने 5%, ऐसे अलग अलग होल्डिंग कर रखी है। अब होल्डिंग होने के बाद क्या होता है, आपस में ग्रुपबाजी भी हो जाती है। तो यहां पे बन गए हैं दो ग्रुप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जितने भी होल्डर्स हैं उन सबका होल्डिंग मिलाकर के परसेंटेज जो आता है दैट इज ऑफ 55%। कितना परसेंट होल्डिंग हो गया इनका, 55%। मिल मिलाकर के इन्होंने आपस में जो होल्डिंग होल्ड कर रखी है 55% की है। तो इंप्लाइड सी बात है, ग्रुप 2 में कितने लोग बच गए, 45%। ठीक है, ऐसे ग्रुपिंग हो चुकी है कंपनी के अंदर। अब ये 55% हमेशा एक जैसा ही कंसेंट देते हैं, या तो हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं। अगर ये 55% स्टेक इन ग्रुप 1 के पास है तो जब भी OR पास होगा हमेशा किनकी मनमानी चलेगी, ग्रुप 1 की। बेचारे ग्रुप 2 वाले कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास स्टेक कितना है। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट प्रपोज होगा तो वो किसका होगा, सिर्फ ग्रुप 1 का, उन्हीं का इलेक्शन होगा। अगर ये लोग गलती से कोई प्रपोज कर भी देंगे तो भी वो अपॉइंट होने वाला है नहीं, क्योंकि इनके पास कितना परसेंट स्टेक है, 55। जब भी वोटेड अगेंस्ट करेंगे तो रेजोल्यूशन में अपॉइंटमेंट फेलियर हो जाएगा। तो अब यहां पे कंपनी में किस तरीके से हम ग्रुप 2 वाले लोगों को भी कुछ वोटिंग पार्टिसिपेशन दिला दें, किस तरह से एटलीस्ट उनका एक रिप्रेजेंटेटिव तो बोर्ड में आ जाए, वो हम डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं क्यूमुलेटिव वोटिंग का, कि क्यूमुलेटिव वोटिंग में होता क्या है एक्चुअली। लेट्स सपोज 55% है ना, तो इनके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं से 55,000 है और इनके पास कितने हैं, 45,000। कंपनी के टोटल शेयर्स जो हैं वो कितने हैं, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख शेयर्स में से होल्डिंग पार्टिसिपेशन हमने निकाल लिया है 55,000 एंड 45,000। अब कंपनी में मान लेते हैं 3 वैकेंसीज हैं, हमें 3 डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना है। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड लेट्स सपोज दैट इज 3। भाई अब नॉर्मली तरीके में तो क्या होता है कि आप तीनों के लिए अलग अलग OR पुट करोगे और तीनों के लिए सेपरेटली OR पास होगा, तो हर बार इनके पास 55,000 वोट होंगे और इनके पास 45,000 वोट होंगे। तो तीनों ही किसके कैंडिडेचर आने वाले हैं, ग्रुप 1 के। ये तो नॉर्मल वोटिंग हो गया। अब हमने बोला नॉर्मल वोटिंग नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से वोटिंग करते हैं। कैसे वोटिंग करते हैं, जितनी वैकेंसीज है उसको किससे मल्टीप्लाई कर लें, उनके नंबर ऑफ वोट से मल्टीप्लाई कर लें। जितनी वैकेंसीज है उसको किससे मल्टीप्लाई कर लें, उनके नंबर ऑफ वोट से मल्टीप्लाई कर लें। अब वैकेंसीज कितनी है, 3, तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूं, उनके नंबर ऑफ वोट से।
तो नंबर ऑफ वैकेंसीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वोट। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी दिखाई दे रही है आपको? 3। नंबर ऑफ वोट ग्रुप 1 के कितने हैं? 55,000 एंड ग्रुप 2 के कितने हैं? 45,000। मल्टीप्लाई करके निकालो कितना है? 55 मल्टीप्लाई बाय 3 इज दिस ओके? गॉट इट? अच्छा, नहीं 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 नहीं, हम एक ही रेजोल्यूशन से पास नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ वोट निकाल रहे हैं कि टोटल वोट कितने हैं हमारे पास। हाँ, अपॉइंट तो अलग अलग ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वोट निकाल रहे हैं कि हमारे वोट कितने हैं। अब अगर ये लोग जैसे एक और एग्जाम्पल समझना, छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे मान लो आपको मंथली कुछ पॉकेट मनी मिलती है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मंथली पॉकेट मनी मंथ में उड़ा देते हैं, ठीक है, खत्म। अगर मंथ में उस पॉकेट मनी को उड़ा दोगे तो ज्यादा कुछ बड़ा खर्चा नहीं कर पाओगे, छोटा मोटा जो खर्चा होता है जैसे स्नैक्स खा लिया, पेट्रोल का खर्चा हो गया, छोटा मोटा यही। मान लो 1000 रुपए मिलते हैं आपको मंथ के, 1000 रुपए फॉर डे टू डे एक्सपेंडिचर्स करने के लिए, कि आपको पोहा खाना है, चाय पीनी है, इन सब के लिए, है ना। अच्छा, तो वो 1000 रुपए ऐसे ही खत्म, हमने पोहा चाय मतलब कुछ बड़ा आइटम कुछ नहीं कर पाए हम लोग। अच्छा, कुछ बच्चे ना बहुत होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद के पैसे से पोहा और चाय नहीं पियेंगे वो इधर उधर से कहीं से जुगाड़ लगवाएंगे, है ना। या फिर मम्मी को बोलेंगे नहीं टिफिन लगा के दो, हम कोई पोहा हुआ नहीं खाएंगे बाहर से। पोहा खाने से पैसे खर्च हो जाते हैं रोज के 10 रुपए या 15 रुपए या 20 रुपए जो भी है, तो वो हम सेव कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने मान लो ऐसा 5-6 महीने तक सेव कर लिया, तो आपका लमसम कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? 6000 रुपए। अब अगर 6000 रुपए आपके पास इकट्ठे हो गए एंड यू आर प्लानिंग टू बाय शूज, तो क्या अब आप 6000 रुपए के शूज ला पाओगे? तो इसका मतलब अब आप अच्छा आइटम अपने लिए परचेस कर पा रहे हो, है ना। पैसे वही थे 1000, लेकिन वही 1000 पहले टुकड़ों में खर्च हो रहे थे, वही 1000 अब आपके जॉइंटली एक साथ एक्यूमुलेट हो गए और एक साथ आपने लमसम उसको खर्च तो खुद पे करोगे, लौटाओगे तो हो नहीं, वो तो पता ही है 100%। तो खर्चा तो खुद ही पे होने वाला है, चाहे फिर बाद में मम्मी मांगे तो भी मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं, मैं तो नहीं दे रही कुछ भी या नहीं दे रहा कुछ भी, है ना। तो इसका मतलब ये पैसे आप ही के हैं, बट यू आर एक्सपेंडिंग देम बाय एक्यूमुलेटिंग देम, है ना। एग्जैक्टली अगर यहाँ पे मेंबर्स अलग अलग स्कैटर्ड मैनर में अपने वोटिंग यूज कर रहा था, तो उसके पास हर बार कितने वोट थे? 45,000, और ऑपोजिशन के पास कितने वोट थे हर बार? 55,000, राइट। तो इससे हर बार एक परेशानी आ रही थी कि हम ओआर में पार्टिसिपेट करके कोई फायदा नहीं है, गुड फॉर नथिंग है, क्यों ही पार्टिसिपेट करें, हम तो हारने ही वाले हैं बाय डिफॉल्ट। तो एक ऑप्शन निकाला गया कि आप क्या करो, अपने सारे वोट्स को क्या कर लो, एक्यूमुलेट कर लो। भाई 45,000 पहले रेजोल्यूशन में करते यूज, फिर 45,000 दूसरे रेजोल्यूशन में यूज करते हैं, फिर 45,000 तीसरे रेजोल्यूशन में यूज करते हैं, तो 3 रेजोल्यूशन मिलाकर के आपको टोटल मिलाकर के कितने वोट मिलते? 135,000, ठीक है। एग्जैक्टली ग्रुप 1 के जो लोग हैं उनके पास कितने वोट होते हैं? 165,000। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां पे 3 डायरेक्टर्स का नाम प्रपोज है, जिसमें से 2 डायरेक्टर्स किसने प्रपोज किए थे? ग्रुप 1 ने, ए और बी। और सी का नाम किसने प्रपोज किया था? ग्रुप 2 ने। अच्छा, नॉर्मली अगर रेजोल्यूशन पास होता तो क्या होता? सी का अपॉइंटमेंट वो होने नहीं देते, ए और बी का अपॉइंटमेंट करवा देते और सी के लिए क्या करते? वोटेड अगेंस्ट कर देते, तो सी इलेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन यहां पे अब एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई है? देखो, पहला ऑप्शन, इनके पास कितने वोट है? 135,000 वोट है, सॉरी 165,000 वोट है। तो ये चाहे तो सारे के सारे वोट एक ही सिंगल कैंडिडेचर के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर चाहे तो क्या कर सकते हैं? दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर चाहे तो तीनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा इनको यूज करना है वैसा यूज करो, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर ये तीनों पे यूज करेंगे तो कितने कितने यूज कर पाएंगे? 55, 55, 55, है ना, ऐसे यूज कर पाएंगे। तो अगर 55, 55, 55 यूज किया इन्होंने, तो अगर इन्होंने अगेंस्ट में बोला भी तो क्या ही फर्क पड़ता है। अब इनके पास कितने हैं? 135,000 है। तो अगर जैसे ये वोटेड फॉर करेंगे वैसे ही इनका कैंडिडेट इलेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा।
तो क्या अब ये अपना एक कैंडिडेट ला पा रहे हैं? तो वो ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेंगे कि तीनों में अपना इक्वल डिवाइड कर दें। तो वो क्या करेंगे, एटलीस्ट वो ट्राई करेंगे अब कि कम से कम हमारे जो 2 कैंडिडेट है ना वो तो इलेक्ट हो जाए। तो वो क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अपने 2 कैंडिडेचर में ही अपने वोट यूज करेंगे। तो 165,000 है, तो एक में मान लो 82,000 उन्होंने यूज कर लिया और एक में 83,000 वोट यूज कर लिए, ऐसा उन्होंने किया। अब इनके पास कितने वोट पड़े हुए हैं, 135,000 वोट पड़े हुए हैं। तो ये लोग क्या ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट हमारा वाला कैंडिडेट तो हमें इलेक्ट करना है, बाकी उन लोगों से हमें मतलब नहीं है। तो ये पूरा का पूरा 135,000 किस में यूज कर लेंगे, सी में यूज कर लेंगे। नहीं लेकिन ये पता नहीं ना कि उन लोगों ने कितने वोट कास्ट किए होंगे, रिस्की है ना। अरे ये थोड़ा ना डिस्क्लोजर देंगे कि हमने किसके लिए कितने यूज किए थे, है ना। तो इसलिए वो तो दैट इज वेरी रिस्की। तो इसलिए हम तो अपने समझदारी से काम करें और हमारे सारे वोट किसके लिए यूज कर लें, सी के लिए यूज कर लें। तो समहाउ एटलीस्ट एक कैंडिडेचर तो हम अपना इलेक्ट करवा पाएंगे इस सर्कमस्टांस में। तो इस टाइप का जो मैनर ऑफ इलेक्टिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही सबको, है ना। तो इसमें वोटिंग के अलग अलग मैनर होते हैं। तो अब इस तरह से जो इलेक्ट हो रहे हैं तो कितने डायरेक्टर इलेक्ट होंगे और कितने सालों में इनका इलेक्शन किया जाएगा। अब सुनो ध्यान से, यहां पे एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, इस मैनर से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। अगर कंपनी अपने आर्टिकल में मेंशन करती है कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डायरेक्टर्स अपॉइंट करवा रहे हैं, तो कम से कम 2/3 डायरेक्टर्स किसके थ्रू अपॉइंट होंगे, फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपॉइंट होंगे। और इनका इलेक्शन 3 साल में एक बार होता है, हर साल नहीं होता, रोटेशन नहीं होता इनका। इनका इलेक्शन कब होता है, हर 3 साल में एक बार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो करेगी तो रोटेशनल डायरेक्टर वाले प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत करके हमने समहाउ कैंडिडेचर अपॉइंट करवाया और फिर उसका रोटेशन करवा दिया, तो फिर ये वोटिंग सब बेकार हो जाएगी हमारी। तो इसीलिए सेक्शन 163 सेज कि अगर हम ऐसा चाहते हैं कि जो मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स हैं उनका भी रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में आ जाए, तो हम वोटिंग के कुछ स्पेशल मैनर्स डिसाइड कर सकते हैं। और उस स्पेशल मैनर्स के अंदर कम से कम 2/3 डायरेक्टर्स का इलेक्शन इसी तरीके से होगा और वंस इन एवरी 3 years इस तरह का इलेक्शन किया जाता है। तो वहां पे 1/3 करके 3 साल में तो पोस्ट वैकेट सबकी हो ही जाती है ना, फिर रीअपॉइंटमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे वही 3 साल ही दे रखे हैं, तो 3 साल में आप वापस से री इलेक्शन करेंगे और देन वापस से इसी तरह से वोटिंग कराया जाएगा। इज दिस ओके? आप लोगों ने कभी प्रेफरेंशियल वोटिंग के बारे में सुना है? प्रेफरेंशियल वोटिंग, प्रेफरेंशियल रैंकिंग के बेसिस पे होती है। प्रेफरेंस डाले जाते हैं, 1 2 3 4 प्रेफरेंस डाले जाते हैं। कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं, उसमें से क्या डाली जाती है, रैंकिंग डाली जाती है 1 2 3 4 प्रेफरेंस के हिसाब से, और उस हिसाब से इलेक्शन किया जाता है। हैव यू एवर हर्ड? सुना है? कहाँ होते हैं इस तरह के इलेक्शन? हमारे ICSI ICI में तो ऐसे इलेक्शन होते हैं। जो भी हमारे चैप्टर्स पे या रीजन्स पे, है ना, या सेंटर लेवल पे जो भी इलेक्शन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, प्रेफरेंशियल बेसिस पे। कैसे होते हैं, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो आज मैं वोट करने जा रही हूँ वहाँ पे, है ना, बीइंग अ मेंबर ऑब्वियसली मैं वोट करने जाऊंगी वहाँ पे। तो मुझे एक है ना, एक पर्चा दिया जाएगा बड़ा सारा, पिंक कलर का या ब्लू कलर का जो भी पर्चा है वो दिया जाएगा। उस रेस्पेक्टिव पर्चे पे अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 लोगों के नाम लिखे थे, जो जो इलेक्शन में खड़े हैं उन सबके नाम होंगे। मान लो 1 से लेकर 25 लोगों के नाम लिखे हुए उस पर, लेकिन कमिटी में आने सिर्फ 7 लोग ही हैं। कितने लोग? 7। अब अगर 7 लोग ही आने, मेरे पास पूरा पर्चा दे दिया गया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंसेस के बेसिस पे उसको रैंकिंग डालनी पड़ती है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे 25 तक उसमें नंबर डले हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। तो हो सकता है कोई कैंडिडेचर ऐसा है जिसको मैं फेवर करती हूँ, तो हो सकता है कैंडिडेचर नंबर 4 वो मेरा सबसे फेवरेबल कैंडिडेचर है, तो मैं उसको कौन सा नंबर डाल दूंगी, 1। ठीक है। अब माइट भी कि मैं 1 के अलावा कोई नंबरिंग ना डालूं, मेरी मर्जी, मैंने सिर्फ 1 डाल दिया, बात खत्म, मैं किसी को 2 3 4 डाल ही नहीं रही। या हो सकता है मैं 1 2 3 4 5 6 7 तक नंबर डाल के आ जाऊं। जो 7 लोग मुझे टीम में चाहिए उन 7 लोगों की नंबरिंग मैंने डाल दी। फर्स्ट नंबर पे ये चाहिए, सेकंड नंबर पे मुझे 25 नंबर वाला चाहिए, देन उसके बाद थर्ड नंबर पे फर्स्ट नंबर वाला चाहिए। इस तरह से रैंकिंग मैंने डाल दी।
या कुछ लोग पूरे 25 के 25 रैंकिंग भी डाल के आते हैं। तो टोटली डिपेंडिंग ऑन द वोटर कि वो किस तरह से वोटिंग करेगा। और यहाँ पे प्रायोरिटी के बेसिस पे इलेक्शन किया जाता है, यहाँ पे राउंड बेसिस पे होता है। जैसे अब सबसे पहले जब वोटिंग इलेक्ट होती है तो वहां पे क्या किया जाता है कि कितने कौन कौन से पर्सन को कितनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिली। हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड होता है बिल्कुल, नहीं आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है एग्जाम में, मैं तो सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। बस ऐसे ही समझ लो, नहीं समझ में आया तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको तो सिर्फ कंपनी एक्ट का प्रोविजन दे रखा है, मैं तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि होता क्या है इसके अंदर, है ना। देखो क्या होता है, इस ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड मैकेनिज्म होता है ना, जिसमें एक कोटा फिक्स किया जाता है। कोटा, अब कोटा कैसे फिक्स किया जाता है, ये डिलीट कर दूं क्या पूरा, सेव करूं इसको, ठीक। हाँ अब समझना कि प्रेफरेंशियल वोटिंग या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पे होता क्या है। मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है एक्चुअल में, बट एग्जाम में इससे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनने वाला आपका, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है इसमें, जैसे मान लीजिए आपके 10 कैंडिडेट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ये 10 लोग इलेक्शन में खड़े हैं और हमें इनमें से चूज करने हैं 5, लेट्स सपोज, है ना। कितने इलेक्ट करने हैं हमें, 5। इनके नाम मैं लिख देती हूँ, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, कैंडिडेट 4, कैंडिडेट 5, ठीक है। ये कैंडिडेचर के नाम हमने लिख दिए। अब इसमें से सबका अपना अपना फेवरेट कैंडिडेट होता है ना, किसी का कोई होता है, किसी का कोई होता है, किसी का कोई होता है, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पे कैंडिडेट नंबर 5 जो है वो मेरा फर्स्ट रैंकिंग वाला पर्सन है, तो मैंने इसको क्या डाल दिया, फर्स्ट नंबर। फिर उसके बाद मैंने बोला अच्छा ये कैंडिडेट जो नंबर 8 है ना, ये मेरा सेकंड प्रेफरेंस वाला पर्सन है, तो जब फर्स्ट का इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद किसका इलेक्ट करना, सेकंड का। फिर उसके बाद मैंने बोला कि जो ये दूसरे नंबर वाला है ना, ये कौन है, थर्ड, ठीक है। तो मैंने इस तरह से टोटल 5 कैंडिडेट्स पे अपना नंबरिंग डाल दिया, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। बाकी लोगों पे मैंने कोई नंबरिंग नहीं किया। कुछ लोग 1 to पूरा 10 तक भी नंबरिंग करते हैं, कुछ लोग सिर्फ 1 to 3 नंबरिंग करेंगे, कुछ ओनली 1 ही नंबर करेंगे। तो जैसा यहाँ पे वोटर को ठीक लगता है वैसा वो नंबरिंग करेगा, ठीक है। जब हम इलेक्शन में जाते हैं ना, जैसे अगर मान लो किसी को पता है कि मैं किसी रेस्पेक्टिव कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही हूँ, है ना, और बाकी जो लोग हैं जो मुझे जानते नहीं है या मैं उनको जानती नहीं, उनको पता है, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम चाहे आप फर्स्ट नंबर मत डालना, पता है हमें फर्स्ट नंबर नहीं डालोगे, लेकिन चाहे लास्ट नंबर ही डालना, लेकिन नंबर जरूर डालना, क्योंकि वो काउंट होता है वोट में। नंबर डाला ही नहीं तो मतलब वोट में काउंट ही नहीं होगा, है ना। तो सबका ये रिक्वेस्ट रहता है कि एटलीस्ट नंबरिंग तो डाल देना आप प्लीज, है ना। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे वोटिंग काउंट स्टार्ट हो रही है, सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने वोट डाल दिए। अब वोटिंग काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। तो वोटिंग काउंटिंग में क्या किया जाता है, सबसे पहले राउंड में, राउंड 1 में क्या किया जाता है, राउंड 1 में फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट की जाती है। क्या काउंट की जाती है, फर्स्ट प्रेफरेंस। अब सारे कैंडिडेट्स जो भी है उनके नाम लिखे जाएंगे, उन सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट की जाएगी। तो नाम ऑलरेडी हमारे पास लिखे हुए हैं, तो क्या क्या नाम है हमारे, वो C1 से लेकर के C10 तक के, C1 C2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो ये पूरे 10 तक के जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी कि किसके फर्स्ट रैंकिंग कितनी कितनी मिली। अब मान लीजिए C1 को फर्स्ट रैंकिंग मिली 50 लोगों से, फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट हो गई इसकी। देन C2 को मिली मान लीजिए 30 लोगों से, C3 को मिली मान लीजिए 10 लोगों से, C4 को मिली मान लो 5 लोगों से, एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही मेरी। तो हमने सबकी क्या कर ली, फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट कर ली। अच्छा अब यहाँ पे ना कोटा फिक्स किया जाता है ना। मान लीजिए ये आपका वोटिंग रेंज है और इसमें ये है आपका कोटा,
मैक्सिमम और ये है मिनिमम। ये कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है कि मिनिमम कोटा कितना होगा और मैक्सिमम कोटा कितना होगा। अब मान लो कोई भी कैंडिडेट जिसका वोटिंग मिनिमम कोटा से भी पीछे रह जाए, मिनिमम कोटा से भी पीछे रह जाए, तो वो पहले राउंड से बाहर हो जाता है, आउट हो गया, वो आउट। वेयरएज अगर कोई पर्सन जो मैक्सिमम कोटा के भी बियॉन्ड चला जाए तो वो पहले ही राउंड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट हो जाएगा। पहले ही राउंड में क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट हो जाएगा। से लेट्स सपोज कोटा क्या फिक्स किया गया, मिनिमम कोटा फिक्स किया गया है, से आपके जो वोट होने चाहिए मिनिमम होने चाहिए 10 होने चाहिए। और अगर आपके से सपोज करो 40 या उससे ज्यादा आ गए वोट, तो आप क्या मान ली जाएंगे, इलेक्टेड मान ली जाएंगे। गॉट इट? इस तरह से यहाँ पे कोटा फिक्स किया गया। अब जैसे ही मैंने कोटा में जाके देखा तो यहाँ पे देखो C4 जो है ना, C4 उसके वोटिंग कितने रह गए, सिर्फ 5। तो क्या ये मिनिमम कोटा से नीचे जा रहे हैं? इसका मतलब ये पहले राउंड से ही आउट हो गया है, अब ये सेकेंड राउंड में फर्दर नहीं जाएगा, सेकेंड राउंड में नहीं जाएगा। जैसे आपने कभी देखा होगा क्रिकेट होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, तो वर्ल्ड कप होता है तो उस टाइम पे क्या होती है, इनिंग्स खेली जाती है डिफरेंट टीम्स के बीच में, और उनके क्या होते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, है ना, हर गेम के बाद पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आप उस रेस्पेक्टिव पॉइंट से नीचे फॉल कर रहे हैं तो क्या आप क्वार्टर फाइनल या फाइनल में पहुंचेंगे? डेफिनेटली नॉट। एग्जैक्टली यहाँ पे भी कोटा फिक्स किया गया है कि अगर आप इस रेस्पेक्टिव लिमिट के नीचे जा रहे हैं तो आप राउंड से आउट हो गए, और अगर इसके ऊपर जा रहे हैं तो अभी आप फर्दर प्ले करेंगे, है ना। तो राउंड 1 के अंदर हमारा C4 का एलिमिनेशन हो गया था। अच्छा, और C1 जो था वो इलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि उसको कितने वोट मिले, 50, और हमारा मैक्सिमम कोटा कितना था, 40। इसके पास ज्यादा ही वोट है फिर भी, तो इसका मतलब पहले ही राउंड में C1 का क्या हो चुका है, इलेक्शन हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस जिसकी सबसे ज्यादा होगी, सबसे पहले प्रायोरिटी उसको इलेक्शन में मिल जाएगा। फिर अब सेकेंड राउंड होगा, तो सेकेंड राउंड में किसको काउंट किया जाएगा, सेकेंड प्रेफरेंसेस को, एंड सो ऑन। इस तरह से चलते रहेंगे जब तक कि हमारे 5 जो कैंडिडेट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड है वो इलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक यहाँ पे इलेक्शन चलता रहेगा और वोटिंग काउंटिंग चलती रहेगी। आप कभी देखना जब ICSI के इलेक्शन होते हैं, राउंड 1 में कुछ लोग बहुत पीछे होते हैं, राउंड 2 आते कहानी चेंज हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हो सकता है कि सेकेंड प्रेफरेंस को बहुत ज्यादा मिली है। मैं एक रियल एग्जांपल देती हूं। जयपुर से 2 लोग NIRC में खड़े हुए थे, एक का नाम है विमल गुप्ता सर और एक का नाम है सुशील डागा, ठीक है। ये 2 लोग जयपुर से NIRC के लिए फाइट किए थे, NIRC नॉर्दर्न रीजन के लिए। अच्छा, जयपुर वालों का विशेष प्रेम रहता है ऑब्वियसली कि जयपुर के लोग जो हैं वो जाना ही चाहिए NIRC में, है ना। अब ऑब्वियसली रीजन का तो थोड़ा सा अटैचमेंट रहता ही है ना। बाकी लोगों को हम बाद में रैंकिंग देंगे, लेकिन पहले हम किसको रैंकिंग देंगे, हमारे 2 जो फेवरेट कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को हम रैंकिंग देंगे। जयपुर से जितने भी लोग वोट किए उन सब, अब जैसे विमल गुप्ता सर काफी सीनियर मेंबर हैं ऑब्वियसली, तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना नॉर्मल सी बात थी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस उनको मैक्सिमम मिली, और सुशील को सेकेंड प्रेफरेंस मैक्सिमम मिली। पहले राउंड में विमल गुप्ता सर सबसे आगे चल रहे थे क्योंकि उनका फर्स्ट प्रेफरेंस बहुत ज्यादा था, क्योंकि जयपुर के मैक्सिमम लोगों ने उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस किया था। पहले राउंड तक सुशील जो था काफी पीछे था, लेकिन जैसे राउंड 2 की काउंटिंग स्टार्ट हुई तो सुशील को भागता भागता एकदम आगे आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी सेकंड प्रेफरेंस क्या थी, बहुत ज्यादा थी। तो अब मेरा अगर पहला कैंडिडेट इलेक्ट हो जाए तो दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाना, दूसरे कैंडिडेट का इलेक्शन करना। तो क्योंकि जयपुर के मैक्सिमम मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स जयपुर में हैं, तो उन सब ने इन दोनों के लिए वोटिंग किया था, इसकी वजह से दोनों ही कहां पहुंच गए, NIRC में पहुंच गए। तो लास्ट टाइम विमल गुप्ता NIRC के चेयरमैन थे, अभी सुशील डागा जो NIRC का चेयरमैन है। तो इसका मतलब ये इलेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमारे फेवरेट कैंडिडेट्स जो थे उनकी वोटिंग सबसे ज्यादा हुई थी प्रेफरेंशियल बेसिस पे। मेरी बात समझ में आ रही है? कभी कभी आपने कभी ऐसा सुना होगा कि 2 स्ट्रॉन्ग टीम्स एक साथ फाइट करती है, तो एक स्ट्रॉन्ग टीम स्टार्टिंग में रह जाती है, होता है ऐसा?
कभी भी कोई गेम होता है, मैच होता है, उसमें आपने कई बार ऐसा नोटिस किया हो, स्कूल में भी आप प्ले किए होंगे या आप क्रिकेट में भी देखते हो, अगर इनिशियल लेवल पे दो स्ट्रांग टीम जो है आपस में मैच कर लें तो एक तो जीतेगा एक हारेगा, तो स्ट्रांग टीम इनिशियली रह जाती है, बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे सुशील डागा वॉज अ स्ट्रांग टीम डेफिनेटली, बट अगर मान लो इस तरह का इलेक्शन होने की बजाय अलग तरीके से इलेक्शन होता तो सुशील डागा एनआईआरसी में नहीं पहुंच पाता, सिर्फ दोनों में से कौन पहुंच पाता, एक ही, एंड दैट इज व्हाट विमल गुप्ता सर। वेयरएज प्रेफरेंशियल वोटिंग करने से क्या फायदा हुआ, हमारे दोनों फेवरेट कैंडिडेट्स कहाँ पहुंच गए, एनआईआरसी में पहुंच गए। तो इस तरह की जो भी मेथोडोलॉजी होती है, कैलकुलेशंस होता है, वो किसमें होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या फिर इसको प्रेफरेंशियल वोटिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन जो है कैंडिडेटर्स का, फेवरेट कैंडिडेटर्स का पॉसिबल हो पाता है, और जो स्मॉल शेयर होल्डर्स या मीडियम क्लास शेयर होल्डर्स हैं वो अपना कैंडिडेट ला पाते हैं। कई बार होता है कि जो बड़े शेयर होल्डर्स है ना, वो ऐसे मन से चाहते नहीं है कि ये इलेक्ट ना हो, लेकिन अपना कैंडिडेचर लाने के चक्कर में क्या उसको रिजेक्शन में डाल देते हैं। तो अब उन्होंने रैंकिंग डाल दी, नंबरिंग डाल दी, तो नंबरिंग डालने से क्या फायदा होगा कि अच्छा फर्स्ट प्रेफरेंस पे उनका फर्स्ट, फिर सेकंड और थर्ड नंबर डाल दिया, तो थर्ड नंबर आते ही अब बाकी लोगों ने उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दिया होगा, और थर्ड नंबर वाला वोटिंग सब मिलू करके उसके वोट ज्यादा हो जाते हैं, तो वो रेस में आगे भाग सकता है, तो ये फायदा मिल जाता है। तो इस तरह से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू भी यहाँ पे इलेक्शन किए जा सकते हैं। ये मैंने जस्ट आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया है, इस पर बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस यहाँ पे प्रोविजन देख लो, इसको भी रखूं क्या, हटा दूं, इसको हटा दूं, हाँ दोनों का इलेक्शन हो जाएगा। हाँ हाँ नहीं, चेयरमैन के लिए नहीं है ये, तो पूरी टीम इलेक्शन के लिए, चेयरमैन तो बाद में डिसाइड होता है। यस बेटा, अगर मिनिमम कोटा से कम रहेगा तो वो कुछ नहीं हो सकता फिर तो पहले राउंड से बाहर हो जाएगा वो, तो पहले राउंड से, हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल मिनिमम कोटा तो आप फॉलो करना ही चाहिए, है ना। हाँ चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एज पर शेयर होल्डिंग, दैट इज व्हाट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी मे प्रोवाइड, कंपल्शन नहीं है, मे प्रोवाइड है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एटलीस्ट 2/3 of total number of directors in accordance with the proportional representation, whether by single transferable vote, जो अभी मैंने आपको बताया था preferential voting, वो single transferable vote बोलते हैं, और by as many vote as he has shares, cumulative voting और otherwise। cumulative voting का एग्जाम्पल भी मैं आपको करा चुकी हूँ, नंबर ऑफ वोट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो किसी भी मैनर से, या अदरवाइज कोई भी और मैनर हो सकता है, कोई फिक्स नहीं कि इनसे ही करना है, जिस भी मैनर से आपको लगता है कि हम कैंडिडेचर बाकी लोगों का भी ला सकते हैं, उस मैनर से यहाँ पे अपॉइंटमेंट कराया जा सकता है, लेकिन इट शैल बी मेंशन इन द आर्टिकल्स, अगर आप ऐसा मैनर देना चाहते हैं तो कितने लोगों का अपॉइंटमेंट इस तरीके से किया जाएगा, एटलीस्ट 2/3 लोगों का अपॉइंटमेंट इस तरीके से किया जाएगा। सच अपॉइंटमेंट मे बी मेड वंस इन एवरी 3 years। कैजुअल वैकेंसी अगर अराइज हो गई बाई चांस, अब डायरेक्टर है, डेथ हो गई, जॉब छोड़ के चला गया, कुछ भी हो सकता है, तो वो फिलिंग कैसे होगी, वही सेम सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 के हिसाब से होगा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कैजुअल वैकेंसी तो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करते हैं, वैसे ही इस कैजुअल वैकेंसी को फिल अप किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है सबको, कोई परेशानी? तो आज के लिए इतना ही इनफ है। आज हम लोगों ने 2 सेक्शंस कवर किए हैं, सेक्शन 162 एंड 163। सेक्शन 162 में बहुत सिंपल प्रोविजन था, वहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, वोटेड इंडिविजुअली, हर डायरेक्टर के लिए सेपरेट रेजोल्यूशन, और अगर जॉइंटली करना है तो यूनानिमस कंसेंट होना चाहिए। सेक्शन 163 में हमने किसकी बात की, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की हमने बात की। कंपनीज एक्ट का प्रोविजन छोटा सा ही है, एंड दैट इज व्हाट 2/3 एटलीस्ट डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड, अगर अपॉइंट कर रहे हो तो इस मैनर से आर्टिकल्स में लिखा हुआ होगा, और कितने पीरियड में अपॉइंट होगा, एवरी 3 years में। इज दिस ओके? तो कंपनी एक्ट का प्रोविजन तो छोटू सा ही है, बाकी तो सारे के सारे जनरल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, तो ठीक है, आप तो नाम याद रख लेना, दैट्स इट। चलिए ओके, थैंक यू।